हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल बीपीएस में। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट रजत। आज आपके लिए लाया हूं साइंस का नया टॉपिक मानव रक्त, ह्यूमन ब्लड, जो कि आरबीएससी बुक्स पर आधारित है और नई ट्रिक से बनाया गया है। साथ ही में दोस्तों आपके लिए लाया हूं 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, चाहे एसएससी हो, रीट हो, रेलवे हो, सब एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। इससे पहले दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए दोस्तों, आज का हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं मानव रक्त की संरचना की, कि इसमें किस प्रकार की संरचना होती है। जैसा कि दोस्तों आपको चित्र में दिखाई दे रहा है कि मानव रक्त की बूंद में सर्वाधिक प्लाज्मा पाया जाता है। मानव रक्त में अकेला प्लाज्मा 55% तक पाया जाता है दोस्तों। कितना परसेंट? 55%। बाकी का जो शेष 45% है दोस्तों, उसमें रक्त कणिकाएं जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स यानी बिंबाणु, ये सभी शामिल हो जाती हैं। ठीक है दोस्तों, इसकी विस्तृत बात करते हैं हम। मानव रक्त को दोस्तों दो भागों में बांटा गया है। पहला तो है प्लाज्मा, दूसरा है रक्त कोशिकाएं। अकेला प्लाज्मा दोस्तों कितना परसेंट पाया जाता है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है 55%। जबकि रक्त कोशिकाएं हैं वो केवल कितनी परसेंट होती हैं दोस्तों? 45%। अब इन रक्त कोशिकाओं को भी दोस्तों तीन भागों में बांटा गया है। पहला है आरबीसी यानी लाल रक्त कणिकाएं, दूसरा है डब्ल्यूबीसी और तीसरा है दोस्तों प्लेटलेट्स, जिसे बिंबाणु भी कहा जाता है, जो रक्त का थक्का जमाने में काम आता है। ठीक है दोस्तों, रही बात प्लाज्मा की, तो प्लाज्मा दोस्तों 90% तो केवल पानी से मिलकर बना होता है, यानी प्लाज्मा में 90% जल पाया जाता है, जबकि 10% में अन्य जो कार्बनिक अकार्बनिक यौगिक होते हैं, पदार्थ होते हैं, वो रहते हैं। फिर बात आती है दोस्तों कि इन रक्त कणिकाओं में, रक्त कोशिकाओं में किस प्रकार से ये पाए जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा दोस्तों रक्त कोशिकाओं में आरबीसी पाया जाता है, फिर होती हैं प्लेटलेट्स, और सबसे कम पाई जाती है दोस्तों डब्ल्यूबीसी यानी श्वेत रुधिर कणिकाएं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों हम इसके कुछ बेसिक्स बातों की, जो एग्जाम्स में सीधा सीधा पूछा जाता है दोस्तों। कैसे कि रक्त, सबसे पहले क्वेश्चन ये बनता है कि रक्त क्या है, रक्त कोशिका है क्या है। तो दोस्तों रक्त होता है वो संयोजी उत्तक होता है दोस्तों। उत्तक टिश्यू कहते हैं इसको दोस्तों, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं इसको। इसमें इस श्रेणी में आता है। रक्त का जो पीएच होता है दोस्तों, पीएच का मतलब है कि इसकी सांद्रता को मापने के लिए जो मापक यंत्र है उसको पीएच स्केल से मापा जाता है। तो रक्त की जो पीएच है वो दोस्तों 7.4 होती है। कई एग्जाम्स में पूछा गया है दोस्तों, वेरी मोस्ट है कि रक्त के पीएच का मान कितना होता है। तो दोस्तों रक्त के पीएच का मान होता है 7.4। और दोस्तों पीएच स्केल में यदि 7 से ऊपर मान आ जाता है किसी पदार्थ का, तो दोस्तों वो किस में आ जाता है? क्षारीय में। और यदि 7 से कम रहता है तो वो दोस्तों आता है अम्लीय में। फिर बात आती है दोस्तों कि ये कितनी परसेंट पाया जाता है मानव में। तो दोस्तों जो मानव शरीर का भार होता है उसका 7 से 10% केवल रक्त ही पाया जाता है उस मानव के शरीर में। और वैसे बात करें दोस्तों कितना लीटर पाया जाता है, तो दोस्तों पुरुष में तो रक्त पाया जाता है 5 से 6 लीटर, जबकि महिलाएं होती हैं उन महिलाओं में दोस्तों आधे लीटर तक कम पाया जाता है पुरुष की तुलना में। यानी अब हम कह सकते हैं 5 साढ़े 5 लीटर महिलाओं में पाया जाता है रक्त। ठीक है दोस्तों, ये इसकी बेसिक बातें हो गई। रक्त का पीएच 7.4 और उसके भार का कितना परसेंट दोस्तों? 7 से 10%। और रक्त क्या होता है दोस्तों? तरल संयोजी उत्तक। याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसकी रक्त कोशिकाओं के प्रकारों की बात करते हैं। रक्त कोशिकाएं भी हमने बात की थी, तीन भागों में बांटा गया है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं आरबीसी की, रेड ब्लड सेल। ठीक है दोस्तों, आरबीसी का कार्य क्या होता है दोस्तों? आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। आरबीसी दोस्तों गैसों के आदान प्रदान, गैसें कौन कौन सी दोस्तों अपने शरीर में काम करती है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड यानी O2 और CO2, इनको लाने ले जाने का काम कौन करती है दोस्तों? आरबीसी ही करती है। यानी हम कह सकते हैं कि गैसों के आदान प्रदान का कार्य दोस्तों आरबीसी द्वारा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, और एक तथ्य और है दोस्तों आरबीसी के लिए कि जब हम सोते हैं तो आरबीसी का जो अनुपात है दोस्तों वो 5% तक कम हो जाता है। और जो लोग 4200 मीटर तक की ऊंचाई पर चले जाते हैं
उनमें दोस्तों आरबीसी की है जो 30% तक की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। ये तथ्य है दोस्तों कि सोने पर तो 5% कम हो जाती है, अधिक ऊंचाई पर जाने पर 30% की वृद्धि हो जाती है। बात आती है दोस्तों आरबीसी का रंग है वो लाल क्यों होता है, तो दोस्तों वो होता है हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण दोस्तों? हीमोग्लोबिन, याद रखना दोस्तों। और इनकी संख्या को, आरबीसी की संख्या है दोस्तों, इनकी संख्या को किस में मापा जाता है, तो दोस्तों मापा जाता है हीमोसाइटोमीटर में। किस में दोस्तों? हीमोसाइटोमीटर में। फिर बात आती है दोस्तों आरबीसी की कमी से कोई रोग होता है, तो हाँ बिल्कुल। कौन कौन से रोग होते हैं दोस्तों? सीधे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम्स में। पहला रोग तो पूछता है दोस्तों एनीमिया। एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है, तो वहाँ पे सीधा ऑप्शन दिया गया होता है दोस्तों आरबीसी। आरबीसी की कमी से ही दोस्तों कौन सा रोग हो जाता है? एनीमिया, याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करते हैं कणिका की, कोशिका की। दूसरी है दोस्तों डब्ल्यूबीसी। और दोस्तों डब्ल्यूबीसी का एक महत्वपूर्ण नाम और है ल्यूकोसाइट। क्या नाम है दोस्तों? ल्यूकोसाइट, याद रखना। डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम होता है दोस्तों ल्यूकोसाइट। ब्लड में दोस्तों सबसे कम मात्रा किनकी होती है? इन डब्ल्यूबीसी की होती है, लेकिन ये आकार में क्या होती हैं? तीनों में सबसे बड़ी होती है। इसके निर्माण की बात आ जाती है दोस्तों कि डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है, तो दोस्तों वो होता है बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में। साथ ही साथ में दोस्तों ये दो नाम और याद रखने हैं आपको, लीवर यानी यकृत और स्प्लीन। ये नाम याद रखना है दोस्तों, बोन मैरो, लीवर, स्प्लीन। इसमें ही दोस्तों डब्ल्यूबीसी का क्या होता है? निर्माण होता है। और इसकी मृत्यु भी दोस्तों किस में होती है? जो ये नष्ट हो जाती हैं वो भी किस में होती हैं? ब्लड में ही। इसका जीवन काल पूछा जाता है दोस्तों कि डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो दोस्तों डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होता है 2 से 4 दिन तक। इनके बाद ये नई बनती रहती है, पुरानी नष्ट हो जाती है, नई बनती रहती है। जबकि जो हमने अभी बात की थी आरबीसी की, इन आरबीसी का जीवन काल होता है दोस्तों 100 से 120 दिन तक। दोनों चीज़ याद रखना दोस्तों, एग्जाम्स में सीधा पूछा जाता है कि आरबीसी की और डब्ल्यूबीसी की जीवन काल बताओ, इनकी औसत आयु कितनी होती है। तो दोस्तों आरबीसी की तो 100 से 120 दिन, और जो डब्ल्यूबीसी हैं इनकी होती है दोस्तों 2 से 4 दिन। यदि इनकी अनुपात की बात करें दोस्तों कि शरीर में ये कितने अनुपात में पाई जाती हैं हमारे रक्त के रूप में, तो दोस्तों इनका अनुपात, आरबीसी का और डब्ल्यूबीसी का अनुपात दोस्तों 600:1 होता है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों कि 600 तो पाई जाती हैं आरबीसी की कणिकाएं, और उनके ऊपर केवल एक कणिकाएं किसकी पाई जाती है? डब्ल्यूबीसी की। तो इनका अनुपात दोस्तों इस प्रकार होता है 600:1। याद रखना आरबीसी अधिक होती हैं और डब्ल्यूबीसी कम होती हैं। इनका कार्य पूछ लें, इनका कार्य क्या होता है, तो दोस्तों सीधी सी एक लाइन याद रखना कि इनको सैनिक कणिकाएं कहा जाता है। सैनिक कणिकाओं का मतलब हो गया कि हमारे शरीर में रक्षक का काम करती हैं, रोगों से लड़ने का काम करती है। कौन करती है दोस्तों? डब्ल्यूबीसी, यानी इनको बॉडीगार्ड या सैनिक कणिकाएं भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं हम प्लेटलेट्स की, जिन्हें हम बिंबाणु भी कहते हैं दोस्तों। प्लेटलेट्स की संख्या दोस्तों शरीर में, हमारे ब्लड में 4 से 5 लाख तक होती है। और प्लेटलेट्स केवल मनुष्य और जो स्तनधारी जीव हैं उनमें ही पाया जाता है। प्लेटलेट्स में दोस्तों केंद्रक अनुपस्थित होता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है। और जो ये प्लेटलेट्स हैं इनका निर्माण भी दोस्तों किस में होता है? बोन मैरो में, अस्थि मज्जा में। और डब्ल्यूबीसी का भी किस में था दोस्तों? बोन मैरो में। जीवन काल की पूछ ले दोस्तों कि इनका जीवन काल, इनकी औसत आयु कितनी होती है, तो वो होती है दोस्तों 3 से 5 दिन। तीनों की औसत आयु आ गई है दोस्तों। तीनों में से किसी का भी औसत आयु पूछे आपसे, आरबीसी का पूछे दोस्तों तो आरबीसी का होता है 100 से 120 दिन, डब्ल्यूबीसी का पूछे तो 2 से 4 दिन, और जबकि जो ये प्लेटलेट्स हैं इनका होता है दोस्तों 3 से 5 दिन। तीनों का याद रखना। और इनकी मृत्यु दोस्तों किस में हो जाती है? स्प्लीन में। ठीक है। इसका महत्वपूर्ण कार्य होता है पूरे शरीर में दोस्तों प्लेटलेट्स का, बिंबाणु का, कि ये रक्त का थक्का जमाने में क्या करती है दोस्तों? मदद करती है। कौन करती है? प्लेटलेट्स ही करती है दोस्तों। जो ग्लोटिंग होती है वो कौन बनाता है दोस्तों? ये प्लेटलेट्स ही बनाता है, बिंबाणु ही बनाता है। और इसकी कमी से दोस्तों रोग कौन सा हो जाता है? चिकनगुनिया और डेंगू जैसी जो बीमारी हैं, बुखार हैं, वो हो जाती हैं दोस्तों। ठीक है। तो हम यहाँ पे तीनों रक्त कणिकाओं की बात कर ली, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स की। अब हम बात करते हैं रक्त के कार्य की, कि शरीर में रक्त का काम क्या होता है। तो दोस्तों
ये हमारे टेम्परेचर को कंट्रोल करता है और शरीर को रोगों से रक्षा करता है। ठीक है दोस्तों, पहला काम तो ये। दूसरा काम है दोस्तों कि शरीर का जो वातावरण है इसको स्थायी बनाए रखता है और शरीर के घावों को भी भरता है। रक्त का थक्का जो क्लॉटिंग होती है वो बनाता है दोस्तों, ब्लड ही बनाता है। गैसों O2 और CO2 इनका पचा हुआ भोजन और हार्मोन होते हैं, इनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, संवहन करता है। अलग अलग जो अंग होते हैं शरीर के उनके बीच में सहयोग स्थापित भी यही ब्लड करता है, रक्त करता है। और दोस्तों अंत की जो लाइन है वो बहुत मोस्ट है कि मानव शरीर में एक ब्लड हेपेरिन है। हेपेरिन नामक जो वस्तु है, चीज़ है, उसके कारण दोस्तों ब्लड है वो कभी भी नहीं जमता है। याद रखना दोस्तों कि जो इंसान का खून है, मानव रक्त है, वो किस वजह से नहीं जमता है दोस्तों, कभी भी नहीं जमता है, तो वो है दोस्तों हेपेरिन। सीधा सीधा नाम याद रखना दोस्तों, एग्जाम्स में दिखेगा आपको यही शब्द हेपेरिन क्या है। तो दोस्तों हेपेरिन रक्त में, मानव शरीर में रक्त को जमने नहीं देता। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, स्टार है इसके। नेक्स्ट बात करते हैं हम फिर परिसंचरण तंत्र की। इन रक्त को लाने ले जाने का कार्य कौन करती हैं? तो दोस्तों दो प्रकार की होती हैं रक्तवाहिनियां, एक तो धमनी होती है, दूसरी कौन होती है दोस्तों, सिराएं, जिसे वेंस भी कहते हैं। धमनी तो दोस्तों शुद्ध रक्त को लेके जाती है और दोस्तों सिराएं होती हैं वो अशुद्ध रक्त को लेके आती हैं। इतना से ध्यान रखना, धमनी तो शुद्ध रक्त का परिवहन करती है और सिराएं वो अशुद्ध रक्त का परिवहन करती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों हम रक्त समूह की, कि इन जो रक्त हैं उनके अलग अलग समूह बांटे गए हैं, ग्रुप बांटे गए हैं, किसने बांटे और क्या क्या नाम दिए। बहुत मोस्ट है दोस्तों। रक्त समूह का वर्गीकरण दोस्तों किसने किया था? कार्ल लैंडस्टीनर ने। इसका पूरा नाम है दोस्तों कार्ल लैंडस्टीनर। और कब किया था दोस्तों, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है 1900 में, कहीं कहीं 1901 भी दे रखा है दोस्तों, लेकिन आपको ये सन याद नहीं रखनी है। आपको याद रखना है कि इस समूह की खोज के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार कौन से सन में मिला। तो दोस्तों वो मिला 1930 में। किसे मिला दोस्तों? कार्ल लैंडस्टीनर को। ठीक है दोस्तों, याद रखना एबीओ जो रक्त के समूह हैं वो किसने बांटे? कार्ल लैंडस्टीनर ने। उन्हें नोबेल कब मिला? 1930 में। और कितने समूह बांटे दोस्तों? 4, स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, ए बी, एक तीसरा रक्त समूह बना दिया उन्होंने O, और चौथा बांट दिया AB। इस प्रकार से 4 रक्त समूह बांटे, AB और O। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं हम RH कारक की। रक्त में एक RH फैक्टर, एक RH कारक भी पाया जाता है। इसकी खोज किसने की और किस प्रकार की दोस्तों, ये भी इंटरेस्टिंग है देखना। इसकी खोज दोस्तों 1937 में लैंडस्टीनर, जो कार्ल लैंडस्टीनर था और एक विनर था, इन दो वैज्ञानिकों ने की। और किस में की दोस्तों? मकाका रिसस नामक एक बंदर था, उसमें की। किसकी खोज की दोस्तों? RH कारक की खोज की। किसमें की? मकाका रिसस नामक बंदर में की। इसलिए जो एक कारक है इसका नाम भी दोस्तों उसने क्या रख दिया? रिसस ही रख दिया, और शॉर्ट में इसको कहते हैं दोस्तों RH। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं दोस्तों हम सीधा सीधा जो क्वेश्चन पूछा जाता है सभी एग्जाम्स में कि सर्वदाता और सर्वग्राही रक्त समूह कौन से होते हैं। सर्वदाता का मतलब जो सभी को अपना जो रक्त है वो दान कर दे वो, और सर्वग्राही मतलब जो सभी से जो रक्त है वो ग्रहण कर लें। ये रक्त समूह कौन से होते हैं? तो दोस्तों ये होते हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सर्वदाता तो होता है दोस्तों O, और सर्वग्राही होता है AB। अब इसे याद कैसे रखें दोस्तों, कन्फ्यूजन हो जाता है, तो इसके लिए ट्रिक है दोस्तों, आगे देखना। सर्वदाता को दोस्तों क्या कहते हैं? डोनर। देने वाले को क्या कहा जाता है? डोनर। तो डोनर में जो O आता है इसको याद रखिएगा आप, O यानी सर्वदाता में O बड़ा आ रहा है, तो सर्वदाता कौन सा रक्त समूह होता है दोस्तों? O। इस प्रकार से याद रख सकते हैं आप। डोनर में O आता है, तो दोस्तों डोनर मतलब देने वाला, तो कौन सा होता है? सर्वदाता O रक्त समूह है। इसी प्रकार जो सर्वग्राही है AB, उसको इस प्रकार से याद रख सकते हैं दोस्तों। मैंने यहाँ पे प्लस का निशान लिया है, इसीलिए लिया है, यही ट्रिक है कि जो लेता है दोस्तों, ग्रहण करता है, उसके पास अधिक जमा हो जाती है वो वस्तु, यानी वो प्लस में आ जाता है। तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं दोस्तों, AB प्लस। यानी सर्वदाता तो होता है दोस्तों O रक्त समूह है, और सर्वग्राही कौन सा होता है दोस्तों? AB। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछता है दोस्तों ये कि सर्वदाता और सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है। तो सर्वदाता तो होता है दोस्तों O रक्त समूह है, और सर्वग्राही कौन सा होता है? AB। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बात करते हैं हम कि ये O और AB ही क्यों होता है। तो दोस्तों O तो सर्वदाता इसलिए होता है क्योंकि इसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है,
इसलिए ये सर्वदाता होता है। और जबकि जो AB होता है इसमें कोई भी प्रकार की एंटीबॉडी नहीं पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, एंटीबॉडी न होने के कारण ये सभी से रक्त वो ग्रहण कर लेता है और O में कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है, इसलिए सभी को रक्त दान कर सकता है, दे सकता है। ठीक है दोस्तों, इसका कारण भी देख लिए हम। फिर बात करते हैं दोस्तों अंत के जो 10 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं उनकी। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि रक्त है वो है क्या? रक्त किस प्रकार का उत्तक है? ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने तरल संयोजी उत्तक, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, सी ऑप्शन है उपरोक्त दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें दोस्तों कि रक्त इनमें से कौन सा उत्तक है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है रक्त तरल संयोजी उत्तक, और इसी को इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ये दोनों हैं, यानी इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बेहद मोस्ट है दोस्तों, SSC 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है कि रक्त समूह है इसकी खोज किसने की थी? तो दोस्तों अभी हमने बात भी की थी। इसका आंसर दें दोस्तों कमेंट बॉक्स में कि रक्त समूह की खोज कौन से वैज्ञानिक ने की थी और कब की थी, सन भी बताइएगा। तो दोस्तों इसका आंसर है कार्ल लैंडस्टीनर। इसने की थी दोस्तों कौन सी सन में? 1900 में। और इसके लिए उसको जो नोबेल पुरस्कार है वो कब मिला था दोस्तों? 1930 में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। तीसरे क्वेश्चन की, RBC का कब्रगाह है। कब्रगाह का मतलब जहाँ पे इसका ये नष्ट हो जाती है वो किसे कहा जाता है? सेम टू सेम क्वेश्चन आता है दोस्तों, ऐसे लिखा हुआ कि RBC का कब्रगाह, RBC का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? ऑप्शन है दोस्तों प्लीहा, स्प्लीन और उपयुक्त दोनों। अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे दोस्तों। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों दोनों, प्लीहा और स्प्लीन। अभी मैंने बताया भी था कि 3 नाम याद रखने हैं आपको, लीवर, प्लीहा और स्प्लीन। इनको दोस्तों रक्त का क्या कहा जाता है? कब्रगाह कहा जाता है, कब्रिस्तान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि रक्त का थक्का जमाने में जो ब्लड क्लॉटिंग है वो जमाने में कौन सा सहायक प्रोटीन होता है? ऑप्शन आपके सामने प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रोजिनोन, और सी ऑप्शन है ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। आंसर दे दोस्तों अपना कमेंट बॉक्स में। SSC में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। तो इसका राइट आंसर है ए और बी दोनों, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। ये दोनों प्रोटीन दोस्तों रक्त क्लॉटिंग जमाने में मददगार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों कि रक्त परिसंचरण तंत्र का सबसे पहले अध्ययन किसने किया? ये इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि रक्त परिसंचरण की खोज किसने की? तो दोस्तों ये खोज की थी विलियम हार्वे ने। नाम याद रखना दोस्तों, विलियम हार्वे ने। रक्त समूह की तो किसने की थी दोस्तों? लैंडस्टीनर ने। और यहाँ पे बात किसकी हो रही है? रक्त परिसंचरण की। तो इसकी किसने की दोस्तों? विलियम हार्वे ने। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रुधिर दबाव, जिसे रक्तचाप भी कहते हैं, ब्लड प्रेशर भी कहते हैं, BP भी कहते हैं दोस्तों, ये किस यंत्र द्वारा मापा जाता है, या इसको मापने वाला यंत्र कौन सा होता है? ऑप्शन आपके सामने स्फाइगेमेनोमीटर, स्टेथोस्कोप, तीसरा है ECG और चौथा है MRI। आंसर दें दोस्तों अपना कमेंट बॉक्स में कि रक्तदाब, ब्लड प्रेशर, BP किससे मापा जाता है? तो इसका आंसर है दोस्तों स्फाइगेमेनोमीटर। ठीक है दोस्तों, नाम याद रखना इसका, स्फाइगेमेनोमीटर। इसके द्वारा BP को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां, SSC में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम्स में आए हुए लिए गए हैं। 7वां क्वेश्चन है दोस्तों कि रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? आजकल ये दोस्तों ट्रेंड में क्वेश्चन की अध्ययन पूछते हैं कि रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों। ऑप्शन आपके सामने हेमेटोलॉजी, न्यूरोलॉजी, हिस्टोलॉजी, मेमोलॉजी। अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे दोस्तों कि रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों हेमेटोलॉजी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस प्रोटीन की मौजूदगी के कारण जो रक्त है, जो शरीर में जो रक्त है वो कभी नहीं जमता है, उसका थक्का नहीं जमता है? किस प्रोटीन की मौजूदगी के कारण शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं जमता है? इसका आंसर दे दोस्तों। ऑप्शन आपके सामने फायरिन, हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा और हेपेरिन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी।
तो इसका राइट आंसर है दोस्तों हेपेरिन। ये आया भी था, अभी हमने पढ़ा भी था, हेपेरिन याद रखना है आपको, इसके कारण रक्त में थक्का नहीं जमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कि मानव का जो रक्त है इसके पीएच का मान कितना होता है। पीएच सांद्रता को मापा जाता है दोस्तों पीएच के द्वारा, तो आपको मानव रक्त का पीएच बताना है दोस्तों। ये भी एग्जाम्स में क्वेश्चन आया हुआ है। ये ऑप्शन आपके सामने 7.1, 7.4, 8.4, 3.5। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 7.4। इसलिए इसको दोस्तों कौन सी श्रेणी में रखा जाता है, क्षारीय श्रेणी में। ये भी याद रखना दोस्तों। यदि 7 से कम होता तो किस में आ जाता, अम्लीय में। आज के लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, कि आरबीसी जो लाल रुधिर कणिकाएं हैं इनका जीवन काल कितना होता है। ऑप्शन आपके सामने दोस्तों 120 दिन, 150 दिन, 200 दिन, 100 दिन। तो दोस्तों इसका जो औसत आयु होती है, औसत जीवन काल होता है दोस्तों, वो कितना माना जाता है, 120 दिन माना जाता है। ठीक है दोस्तों, ये थे आज के हमारे 10 मोस्ट क्वेश्चंस आपके लिए। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना न भूलें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जय हिंद दोस्तों।